नमस्कार। रहीमन विलास कक्षा 12। आज मैं आपके लिए रहीमन विलास पाठ लेकर के उपस्थित हुई हूँ। रहीमन विलास, रहीमन का अर्थ है यहाँ पर रहीमदास जी और विलास का अर्थ हुआ हाव भाव। यानी यहाँ हम रहीमदास जी के हाव भाव के जो उन्होंने अपने हाव भाव कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, हम आज उन्हें समझेंगे। तो चलिए पहले हम रहीमदास जी का कवि परिचय थोड़ा सा प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री अब्दुल रहीम खान खाना। लीजिए, पहला प्रश्न यहीं पर बन गया है। हर बार या कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रहीमदास जी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ 1 नंबर का प्रश्न बनता है। श्री अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। जब आप 5 वर्ष के थे तब गुजरात के पाटन नगर में इनके पिता की मृत्यु हो गई। आपको हर लाइन में एक प्रश्न मिलेगा और हर प्रश्न को आपको हर लाइन को एक प्रश्न बना कर के चलना होगा, तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1556 ईस्वी। अगर वो यहाँ पे विक्रम संवत करके हमें दे दें और पूछें कि रहीमदास जी का इनमें से जन्म कौन सा विक्रम संवत है, तब आपको ये भी पता होना चाहिए। आप ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर हम ईस्वी में 57 को प्लस कर दें तो हम विक्रम संवत पाते हैं, और ठीक उल्टा अगर विक्रम संवत में से 57 माइनस कर दें तो हम ईस्वी पाते हैं। ये एक अलग से थी चर्चा जो आपको केवल ज्ञान के तौर पर अर्जित रखनी है। आगे चलिए। जब आप 5 वर्ष के थे तब गुजरात के पाटन नगर में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी जब आप केवल 5 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। आपका पालन पोषण स्वयं सम्राट अकबर की देखरेख में हुआ। आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होकर अकबर ने सन 1572 ईस्वी में आपको पाटन नगर की जागीर प्रदान की। ये तुलसीदास जी के भी मित्र थे और इनके पिता बचपन में ही गुजर गए, जिस कारण अकबर ने अपने पुत्र की तरह इनकी देखरेख की। सन 1556 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद आपको गुजरात की सूबेदारी भी मिल गई। सन 1579 ईस्वी में यानी 1579 ईस्वी में आपको मीर अर्ज का पद प्रदान किया गया, और सन 1583 ईस्वी में आपने अपनी योग्यता से गुजरात के उपद्रव का दमन कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर सन 1584 ईस्वी में आपको खान खाना की उपाधि और 5 हजारी का मनसब प्रदान किया गया। खान खाना की उपाधि आपको कब मिली, ये आपको याद रखना है। 1584 और मीर अर्ज का पद आपको कब मिला, तो ये आपको याद रखना है 1579। आगे चलते हैं। सन 1500 यानी अब यहाँ पे आपके कई प्रश्न, यहाँ से लेकर के यहीं तक आपके कई प्रश्न आप देख रहे हैं। हर लाइन से एक प्रश्न उठ रहा है, तो ये इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा गौर से पढ़ लीजिए, तो कोई भी प्रश्न हमारा हमसे छूटेगा नहीं, है ना। सन 1589 में आपको वकील की पदवी से भी सम्मानित किया गया। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, उदार, विनम्र, दानशील और विवेकी वीर व्यक्ति थे। जहां तक इनके दान की बात है, तो अगर ये कहें कि ये इतने दानवीर थे कि इन्होंने अपने मरने के बाद अपने कफन तक को के लिए भी थोड़ा भी धन अपने पास नहीं छोड़ा, सब कुछ दान कर दिया, तो गलत नहीं होगा। ये बहुत बड़े दानवीर थे। जितना ईश्वर इनको प्रदान करता था, ये उससे चौगुना देने की कोशिश करते थे, लोगों की सहायता करने की कोशिश करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे रहीमदास जी। आपकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। यानी केवल 70 वर्ष की अवस्था में आपकी मृत्यु हो गई।
रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। आप हिंदू संस्कृति से अच्छी तरह परिचित थे। दोहों में रचित आपकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है कि दोहों में रचित आपकी कौन सी कृति है और कौन सी स्वतंत्र कृति है। तो आपको यहाँ याद रखना है नगर शोभा। और इससे भी ज्यादा जो प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि इसमें कितने दोहे थे, तो हमें ये प्रश्न 142 हैं, लेकिन कई बार 142, 143, 144 है ना, 146 कुछ भी करके हमें ये इस प्रकार से प्रश्न बनाकर मिलेगा। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसका उत्तर 142 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम अपने बरवे कंठ के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आपका बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा सर्वोत्तम ग्रंथ है। तुलसीदास जी की भाषा क्या थी? अवधी। रहीम ने कुछ सोरठे भी लिखे हैं। रहीम काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति हैं। आपकी नीति और श्रृंगार परक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल थीं, है ना। अकबर के दरबार में भी रहते थे। रहीम का ब्रज और अवधी दोनों पर समान अधिकार था। यानी अगर इनकी भाषा की बात करें तो ब्रज और अवधी, या हमें याद रखना है तो मैं ऐसे याद रखें, सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों की भाषाओं में ये लिखना भली भांति जानते थे। आगे चलते हैं। केंद्रीय भाव प्राप्त करते हैं। रहीम के नीतिगत कथन जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबोधित है। किससे संबंधित है? व्यवहारिक पक्ष से, क्योंकि जो हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के लिए ही नीतियां बनाई गई हैं। तो इन्होंने जो चर्चा आगे अपनी पंक्तियों में की है वो हमें व्यवहार कुशल बनाती हैं। इन कथनों में जीवन बोध के अनेक सूत्र प्रकट होते हैं। यानी हमें जीवन का जो ज्ञान है वो यहाँ से प्राप्त होगा। प्राकृतिक जीवन आरोग्य का वर्धक है। यानी जो व्यक्ति प्रकृति पर निर्भर रहता है वो हमेशा रोगों से दूर रहता है। तृप्ति कारक वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है। जो वस्तु हमें तृप्ति प्रदान करे वो महत्वपूर्ण है। कुसंग से कीर्ति नहीं बढ़ती और बुरी संगति से हमें यश नहीं मिलता। घर का भेदी कभी अच्छा नहीं होता। यानी आप घर के भेदी से बचिए। जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है, वैसे ही बच्चों की क्रीड़ा परक आतुरता भी उनकी शोभा ही होती है। यानी जब बड़े लोगों की शोभा है कि वो छोटों को क्षमा कर दें, तो बच्चों की भी शोभा है कि वो क्रीड़ा परक आतुरताएं दिखाते रहें। प्रेम जोड़ने का, है ना, जोड़ने का भाव होता है। सज्जनों का प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है। सज्जन व्यक्ति वो होते हैं जिनका अगर एक बार प्रेम टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ जाता है। मित्र वही हैं जो विपत्ति में सहयोग देते हैं। प्रस्तुत दोहों में सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के महत्व को प्रदर्शित भी किया गया है और इनके व्यवहारिक पक्ष को भी दिग्दर्शित किया गया है। तो ये हमारा यहाँ तक केंद्रीय भाव और कवि परिचय पूर्ण हो गया है। अगले भाग में मैं आपको इसका पूरा व्याख्या बताऊंगी बिल्कुल सरल शब्दों में, और आशा करती हूँ कि मैं इतना आपको समझा पाई होंगी। अब मैं आपको इसके दोहे अगली वीडियो में और भी सरल ढंग से, एकदम आपको नाम लाइन पढ़ते ही उसका अर्थ मुंह पे आ जाएगा, इस तरीके से मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।